प्रैक्टिकल नहीं है, आज सिर्फ थ्योरी। आज हम समझेंगे कि हम अपने हक के लिए, अपने हित के लिए साइबर लॉ में दिए गए कानूनों को किस तरीके से अपने हित में यूज़ कर सकते हैं। और वो आपको संबोधित करेंगे मिस्टर वर्तमान मिश्रा, जो कि स्वांग एजुकेशन के एमडी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, स्वांग एजुकेशन के बारे में। फिर हम 6:30 पे आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो कंसिडर करेंगे। अभी मैं वर्तमान जी को हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सुरमीत सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। आज का जो सेशन है वो हम रखेंगे साइबर लॉ के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एक ईजिएस्ट वे है हर किसी तक पहुंचने के लिए। तो उसी के ऊपर कुछ ना कुछ हम बातें करेंगे, कुछ ना कुछ आपको जानकारी आपको इस तरीके की दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपना सिक्योर रह सकते हैं। ठीक है, अपने जो आपके ऊपर जो अटैक होते हैं या किसी भी तरीके की अगर कोई कोशिश करता है साइबर अटैक की या किसी भी तरीके की कोई आपके पास, जैसे आपको बचना है किसी भी चीज से, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस सेशन में आपको देंगे यार। जस्ट वेट अ मिनट। वर्तमान जी, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएँ सबसे पहले, जो ये अटैक्स होते हैं, इन 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 इनसे, जैसे कि कोई अटैक हो गया, इनके अमाउंट वगैरह निकल गए बैंक से, तो उसके लिए ये अपने हित के लिए कैसे लड़ सकते हैं? साइबर लॉ में कौन-कौन सी धाराएँ हैं? तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी तरीके की अगर कोई भी क्राइम अगर आपके साथ हुआ है, जैसे बैंक से आपका पैसा निकल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज से ना डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। उसके बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं तो कंप्लेंट करिए, उसके बारे में आप बताइए बैंक को भी, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आपको अपना सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप अपना बैंक को इन्फॉर्म करें, और उसके बाद अगर कोई भी एक्शन नहीं होता तो आप एफआईआर करें। ठीक है, और इसमें किसी भी तरीके का जैसे मेल आईडी के थ्रू आपको एक्सेस कर लेते हैं कई लोग आपके। मोस्टली क्या होता है कि आजकल क्या चल रहा है, मैं आपको रिसेंटली का एक किस्सा बताता हूँ। इसमें क्या है कि अभी जैसे लॉकडाउन के पीरियड में एक मेरे पास कॉल आया। कॉल में क्या कहते हैं कि उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोलते हैं मैं एसबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ। एसबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को कहते हैं कि आप अपना, आपके जो पैसे हैं वो आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपके 4,000 रुपए आए हुए हैं, तो आप मुझे अपना एटीएम नंबर दे दीजिए, तो मैं वो आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने पूछा कहाँ से बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं एसबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा कौन सी एसबीआई ब्रांच से, तो बोल रहे हैं मैं दिल्ली से बात करता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली से मैंने पूछा, दिल्ली में तो कई सारी ऐसी जगह है, जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी ब्रांचेस होती हैं एसबीआई की। तो उसके हिसाब से मैंने उससे क्वेश्चन किया कि बताइए आप कौन सी ब्रांच से बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो काफी सारी ब्रांच है, हर जोन की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो मैं तभी समझ गया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से ये मुझसे मेरा कार्ड नंबर लेना चाहता है, मेरा सीवीवी नंबर लेना चाहता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, 100 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बता भी देते हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपके साथ वहां पर फ्रॉड हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए यही है कि आप सतर्क रहें जितना आप रह सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की जानकारी है, आप सबसे पहले नियरेस्ट अपना कंप्लेंट रजिस्टर करें। आप बैंक में बताएं कि इस तरीके का मेरे साथ हुआ है। अगर कोई भी अगर मेरे कार्ड के साथ, सबसे पहले आप अपना कार्ड ब्लॉक कराएं अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग अगर आपके साथ हुई है तो। किसी के भी साथ अपना कार्ड नंबर या ओटीपी या अपना सीवीवी नंबर आप अपना कार्ड का ना शेयर करें। मोबाइल नंबर से आपके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आपके साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि आपने मोबाइल नंबर दे दिया। कभी भी आप अपना मोबाइल नंबर बाहर जैसे रजिस्टर्ड, आपने कई बार देखा होगा बूथ लगे होते हैं, वहां पर आप रजिस्टर कर देते हैं अपना नंबर अपना मेल आईडी। तो वो डाटा क्या करते हैं, वो डाटा वो बेच भी देते हैं, वो किसी भी तरीके से आपके साथ इलीगल एक्टिविटीज में वो आपका डाटा को यूज करते हैं, आपके नंबर को यूज कर सकते हैं, आपकी मेल आईडी को, आपके आधार नंबर को, जिससे कि आपकी जो सेंसिटिव डिटेल्स जो होती है वो आपकी लीक हो सकती है।
आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी लीक हो सकती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड के थ्रू आप और भी चीजें एक्सेस करते हैं, तो वो भी चीजें आपकी लीक हो सकती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी चीज को इस तरीके से शेयर ना करें किसी से कि जहां आपको दिक्कत हो। और भी इसके अलावा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी सुरमीत जी अभी इसके बारे में मुझे ये बताइए सुरमीत जी कि आपको इसके अलावा और इसमें कोई और चीज आपको पूछनी है? तो अभी जैसे वर्तमान जी ने किस्सा शेयर किया, मैं भी एक छोटा-सा एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। ओएलएक्स पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। क्या होता है जैसे मानो लेट्स सपोज़ आप लोगों ने ओएलएक्स पे चीज़ें डाल दी हैं कि हमको अपना कार सेल करनी है, बाइक सेल सेल करनी है, सोफ़ा सेट सेल करना है। तो जो फ्रॉडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कॉल करेंगे। लेट्स सपोज़ मैंने आपकी ऐड देखी, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। एज़ अ अटैकर मैंने वो कॉल किया। मैंने बोला आपकी बाइक कितनी एवरेज है, कितनी चली हुई है, ये है, वो है। एंड देन फिर वो इंडियन आर्मी का नाम लेने लेने लगते हैं एंड देन कहते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, ताकि आपको अपने भरोसे में ले सकें वो कि वो जेन्युइन है। देन फिर बोलते हैं ऐसा है मैं आपको ₹5000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फॉर बुकिंग अमाउंट। आप ये जो है ना ये मत भेजना, ये बेचना मत इसको, आप इसे बुक कर लो। आप सोचोगे कि घर बैठे ₹5000 आ रहे हैं, बुकिंग अमाउंट आ रहा है। तो जैसे ही आप अपनी इनका जो हैकिंग करने का जो तरीका रहता है ना, वो बैंक के थ्रू नहीं रहता। ये जो आजकल की जितनी ऐप्स आ रही है ना लाइक जीपे, गूगल पे, पेटीएम तो अब ख़ैर लाइक सिक्योर है ही, मैंने आपको बताया भी था पहले सेशन में कि अगर आप पेटीएम को जैसे ही ओपन करेंगे, वहाँ पे पीसीआई, डीएसएस, नॉर्टन इन सब की क्रेडिट कार्ड की जो है सिक्योरिटी रहती है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके 1 मिनट कोशिश करता हूँ। नहीं तो आप गूगल पे पीसीआई डीएसएस लिख के आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जो जितने भी क्रेडिट कार्ड की जो सिक्योरिटी हैं, फ्रॉड्स हैं, ये सब इसी के थ्रू होती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है पहले तो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म कि मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बताने के लिए कि आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू। ओके, तो आगे 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 बढ़ता हूँ। तो इस तरीके से आपको ओएलएक्स से आप फ्रॉड होते हैं। आप आपके पास ये लोग कॉल आएगा कि यहाँ बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, आप अपना जीपे अकाउंट दे दो या कोई सा जैसे ही वो ₹5000 आप आपके पास डालेंगे, देन आपके पास वो अमाउंट आ गया, देन आपको वो बोलेंगे कि अच्छा आप एक काम करो मेरे को उस अकाउंट में तो मेरे से ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, जो मैंने आपको ₹5000 दिए हैं वो आप मुझे वापस दे दो। मैं आपको 10,000 या पूरा अमाउंट या 50% अमाउंट अदर अकाउंट से दे रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आप उन्हें जो उन्होंने ₹5000 वापिस दिया है, वो आप वापिस दे देंगे। देन वो बोलेंगे क्या आप मुझे थोड़ा-सा अमाउंट पे कर सकते हो शायद नेटवर्क इश्यू हो गया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हो रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हमारे पास वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है। हमारे साइबर सेल में वो रिकॉर्डेड पूरी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड चीज़ मेरे पास पड़ी है। किस तरीके से हमारे साइबर सेल के जो ऑफ़िसर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जो ये अटैकर हैं, जो ये क्राइम करते हैं, उन्होंने बात करी है प्रॉपर। उन्होंने पूरा उस पे तरीका बताया कि वो किस तरीके से कन्वे करते हैं और उन्होंने कितने इनकम कमा ली है। 3 महीने में यू कैन इमेजिन वो 60 और 90 लाख के आस-पास ऐसा फ्रॉड करके कमा लेते हैं। तो जितना हमें इस चीज़ के बारे में पता होगा, इन फ्रॉडों के बारे में पता होगा, उतना ही हम ये चीज़ सतर्क में रहेंगे। तो अभी लॉ के बारे में, धाराओं के बारे में शायद वर्तमान सर रेडी हैं, तो वो आपको लॉ के बारे में बताएँगे, धाराएँ के बारे में बताएँगे। तो इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। मैं कल भी फर्स्ट डे भी जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने मिस कर दी है, वो यूट्यूब पे जाएँ, सुहाग एजुकेशन लिखें। डे 1 की रिकॉर्डिंग आ चुकी है, वहाँ पे मैंने एनएफसी का अटैक बताया है।
पूरा प्रैक्टिकल करके भी बताया कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग होती है। इवन आपके मेट्रो कार्ड की भी क्लोनिंग होती है, तो आप वहाँ पे जाके उस सेशन का लाभ ले सकते हैं, उसका प्रॉफ़िट उठा सकते हैं। अभी मैं हैंड ओवर करूँगा वर्तमान मिश्रा जी को दोबारा से, ताकि वो लॉ के बारे में थोड़ा धाराओं के बारे में बताएँ। जैसा कि आपने बताया अभी कि सुनिधि कि बैंकिंग जो फ्रॉड होते हैं या कंप्यूटर से कोई भी छेड़खानी अगर करते हैं, किसी भी तरीके की अगर कोशिश की जाती है, इसमें क्या होता है कि 61 से लेकर के 107 तक धाराएँ होती हैं, कई सारी ऐसी धाराएँ होती हैं, जिसमें कि आप छेड़खानी अगर कर रहे हैं, जैसे 65 से शुरू होती है, 65 के बारे में बता देता हूँ। कोई भी अगर कंप्यूटर से अगर छेड़खानी करता है आपकी या कोशिश करता है, तो उसके अंदर धारा नंबर 65 लगती है। कंप्यूटर के साथ अगर संग्रहित आपका डाटा अगर है आपका, उसके साथ अगर कोई छेड़खानी करता है या उसे हैक करने की कोशिश करता है, उसमें धारा 66 लगती है, ठीक है? 66 के साथ-साथ में ए, बी, सी, डी इस तरीके से जुड़ती चली जाती हैं धाराएँ, ठीक है? संवाद के माध्यम से अब जैसे आप बात कर रहे हैं, बात को अगर कोई लीक करता है कॉलिंग फैक्टर के थ्रू या कोई भी अगर कोई प्रतिबंधित सूचनाएँ जैसे आप कोई बात आपकी बीच में से इंटरप्ट करता है, जैसे आप SS7 के बारे में आपने बताया, ठीक है? SS7 पे क्या होता है कि जैसे कॉलिंग पे जो लाइव कॉल होती है वो बार्ज की जाती है। ठीक है, इंटरसेप्ट जब की जाती है तो उसको इंटरसेप्ट की परमिशन चाहिए होती है उसके लिए। जब परमिशन नहीं होती है तो विदाउट परमिशन अगर आप करेंगे तो 66 ए की धारा आपके ऊपर लग सकती है। ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं अपने, ठीक है? उनकी चोरी की जाती है या कोई सूचनाएँ गलत दी जाती है, तो उनके ऊपर जो धारा लगती है उसके ऊपर 66 बी की धारा लगती है। ठीक है? किसी भी तरीके का कोई गैजेट अगर आपने चोरी किया है या किसी भी तरीके की जैसे मोबाइल हो गया आपका, ठीक है? या लैपटॉप है आपका, ठीक है? कोई भी अगर इसमें अगर चोरी अगर चलता है आपके पास, तो उसके अंदर 66 बी की धारा लगती है। इन धाराओं में क्या होता है कि एक तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आपका जो है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ आप पहचान जैसे आपका कोई आइडेंटिफ़िकेशन है, जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स हैं या किसी भी तरीके की डिटेल्स अगर आप जैसे नंबर की लिस्ट है आपके पास, तो वो अगर आप किसी जैसे कॉल सेंटर्स में होता है मोस्टली कि डाटा होता है उनके पास, अगर उस डाटा को आप लीक करते हो या उस डाटा को चोरी करके कहीं और बेचते हो या कोई भी इस तरीके की अगर इल्लीगल एक्टिविटी करते हो, तो उसके अंदर भी कई सारी धाराएँ आपके ऊपर लग सकती है, ठीक है? तो इन चीज़ों के साथ-साथ आपको अवेयर रहना ज़रूरी है, ठीक है? अपनी पहचान जो होती है वो आप छुपा करके रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? किसी भी तरीके का व्यक्तिगत डाटा आप किसी का नहीं ले सकते, ठीक है? मतलब जैसे पर्सनल डाटा जैसे होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, किसी भी तरीके की कोई डिटेल आप उनसे लीगली वे में आप ले सकते हो, इल्लीगल वे में नहीं ले सकते किसी से। एक बार जितनी भी धाराएँ हैं आप एक बार रिपीट कर दें, ताकि हमारी ऑडियंस एक बार नोट कर ले। हाँ, बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर के साथ अगर छेड़खानी अगर की जाती है, ठीक है? उसके अंदर जैसे किसी का आपने लैपटॉप ले लिया और उसके अंदर जैसे पासवर्ड डाला, खोल लिया, उसके अंदर अगर छेड़खानी करने लग गए या किसी भी डाटा को आपने हार्ड डिस्क निकाल लिया, कुछ भी चीज़ अगर आप करते हैं, कई सारी धाराएँ होती हैं, 65 धारा होती है, जो कि इसमें लगती है, ठीक है? डाटा इसमें आप चोरी करते हैं 65 और 66 धाराएँ लगती हैं। जी। अभी मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वर्तमान मिश्रा जी जो कहना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपका कोई ऑफ़िस है या आपके ऑफ़िस में कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है, अगर वो आपका डेटा चुरा लेता है या पेन ड्राइव लगा के कोई एक्सेल शीट, पीडीएफ या कोई डॉक्यूमेंट ले लेता है, उस पे कौन-कौन सी कार्रवाई कानूनी तौर पे साइबर लॉ के अंतर्गत करी जा सकती है। उसके बाद फिर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो गया है, तो कौन-कौन सी धाराएँ लग सकती हैं, ये वर्तमान जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी के अंदर अगर किसी एम्प्लॉयी ने इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ किया है, तो आप उन पे कौन-कौन सी धाराएँ लगा सकते हैं? फिर अगर आपके साथ अगर ये पेटीएम या अमाउंट वाला जो फ्रॉड होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है, उसकी धाराएँ बताएँ? राइट, राइट सुमित जी, बिल्कुल आपने जो बातें कही बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें जो मैं अभी बातें बताऊँगा जैसे किसी की जो साइबर आतंकवाद जिसे कहते हैं, अब आपने मोस्टली देखा होगा ये होता है कश्मीर की तरफ, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको ये डार्क वेब पर सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है? डार्क वेब के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। डार्क वेब मोस्टली गूगल नहीं होता, वो एक अलग ब्राउज़र्स होते हैं, जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ आप अपनी
एक्सेस कर सकते हो उसमें। लाइक कि वो ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए सिर्फ़ लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? आजकल के टाइम पे कुछ चीज़ें और चल रही हैं, जैसे कि इंस्टा आईडी फेक बना लेनी, फेसबुक आईडी फेक बना लेनी, किसी की भी बना कर के आप आईडी उसको अगर डाटा अगर किसी और के फ़ोटोज़ आप अपलोड करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो उसपे भी अश्लील जैसे किसी की फ़ोटोज़ आप अपलोड कर देते हैं, तो उसके अंदर 67 ए धारा वो आपके ऊपर लग सकती है। गैर ज़मानती वारंट होता है इसमें आपका, और 10 लाख रुपए तक की आपको इसमें फाइन लग सकता है। यानी कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मिस्टर वर्तमान सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने हमारे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे, जैसे आए दिन हमारे पास केस आते रहते हैं, आप और मैं एक दिन जा रहे थे तो हमें हुँ, रैंडमली एक अंकल मिले, उनकी किसी फैमिली में से किसी की बना ली थी। तो अगर आपको ये धाराएँ आप तब लगा सकते हो, अगर आपको वो पर्सन पता है, उसका एड्रेस पता है, अगर आपके पास प्रूफ़ है, उसका फ़ोन लेके आपने स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आपके पास सारे प्रूफ्स हैं कि ये फ़ेक आईडी, उसमें अश्लील तरीके के पोस्ट डालना, वो अगर इंसान आपको 110% बिलीव है और आपके पास प्रूफ है, तो उसके पे जो धारा लगेगी वो आपने बताई है, तो वो धारा एक बार रिपीट कर दो। सम टाइम ऐसा होता है 90% मुझे लगता है कि लोग नहीं पता लगा पाते कि किसने उनकी फेक आईडी बनाई है, बट 10% लोग पता लगा लेते हैं सोर्सेज़ के थ्रू या जैसे भी है, जो पता लगा ले वो कौन-सी धारा लगा सकते हैं, एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिए। तो मीठी जैसा कि आपने अभी बताया, किसी भी तरीके की अगर कोई ऐसी अगर कोई इमेजेस वगैरह अगर डालता है या किसी भी तरीके का आपत्तिजनक कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई लीक करता है या डालता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो उसमें जो होती हैं हमारी जैसे जो धाराएँ लगती हैं, 67 है, 67 ए है, ठीक है? इस तरीके की धाराएँ उसमें लगती हैं, ठीक है? वो चीज़ें आप अपना उन चीज़ों के लिए सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें है आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वो चीज़ों का आप ध्यान रखिए पूरी तरीके से। किसी भी तरीके की आप डिटेल्स अपनी किसी से शेयर मत कीजिए, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम आपस में किसी को भी अपना फ़ोन दे देते हैं या अपना आईडी दे देते हैं, तो उसमें से वो अपनी आपकी फ़ोटोज़ या आपका कुछ भी आपका मैसेजेस इंटरप्ट करके वो आपकी चैट को या आपके फ़ोटोज़ को उनका मिसयूज़ कर सकता है। तो इसीलिए अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने तक ही सीमित रखें, जैसे फ़ोन हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, जो पर्सनल चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किसी भी अननोन व्यक्ति को ना देने की अपने हद तक वो रखें। जी, सुमित जी। बहुत ही अच्छा आपने ये चीज़ें बताई हैं। क्योंकि मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे लॉ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लॉ वगैरह आप ही हैंडल करते हो, तो इसके बारे में तो आप ही अच्छे से बता सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल थिंग्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो, इतने क्वेश्चंस पुट अप करते हो, और आई होप कि हमने सारे ही इंस्टाग्राम पे मैसेजेस जो हैं जवाब देने की कोशिश करी है सबको ही। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आप लोगों की चीज़ों को ठीक से ले पा रहा हूँ और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे पा रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कल का सेशन आप बिल्कुल मिस मत करना, उसके अंदर मैं आपको बता दूँ सीक्वल इंजेक्शन है, और आपका जैसे अभी वर्तमान सर ने बताया कि जब दिवाली होती है या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है या कोई ऐसा मुद्दा छिड़ जाता है, तब टेररिज्म ग्रुप से ऐसे मैसेजेस आने लगते हैं या इमेजेस स्प्रेड होने लगती हैं। तो आप जान के हैरानी होगी कि अगर आप एक इमेज पे, अगर आपको शक हो गया है किसी इमेज को लेकर या कोई इमेज आपको आपत्तिजनक लगी है, एक एक बार ऐसा केस हुआ था कि एक ऐसी जनक इमेज आई थी, तो एक 14 या 15 ईयर का स्टूडेंट था वो, उसने उस इमेज के अंदर कोई मैसेज छुपा हुआ था, उस मैसेज को निकाल के एंड देन उन्होंने कंप्लेंट करी। तो इस तरीके की चीज़ें, अगर आपको किसी इमेज पे शक हो जाए कि उस इमेज के अंदर कहीं मैसेज तो नहीं छुपा है, तो उस इमेज के अंदर का मैसेज निकाल के आप अपने देश के कैसे काम आ सकते हो, कैसे आप हेल्प कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कल के सेशन में रहेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इमेज के अंदर हिडन मैसेजेस और आपके माइस्क्ल अटैक्स, किसी वेबसाइट पे अटैक कैसे होते हैं, और डार्क वेब के बारे में, ये 3 चीज़ें कल प्रैक्टिकल वे में रहेंगी।
जो कि हमारे मिस्टर दीपांशु सिंह जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो करके दिखाएँगे। ओके, एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई हमारा एफबी हैक कर ले, तो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर वो आपका एफबी हैक करेगा, पहली बात तो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, सारे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने इस पे लगा लें, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, any social media account if you have, so you can use the two factor authentication। अगर आप नहीं लगा सकते तो ओक्टा करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ओक्टा आप गूगल पे डालोगे OKTA करके, तो ओक्टा सॉफ्टवेयर जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। आप सारी की सारी अपनी ईमेल, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट आप उसी पे लॉगिन कर सकते हो, वो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है। नहीं तो आप कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप फेसबुक पे, जीमेल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर लगाएँ। ओके, एथिकल हैकिंग का पूरा कोर्स करना है। पूरा कोर्स करना है तो वही है, आपको बहुत बार बोला गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं फिर से एक बार वर्तमान जी को हैंड ओवर करूँगा ताकि वो थोड़ी और चीज़ें हमें बता पाएँ। तो वर्तमान जी, दिस सेशन अगेन हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सुमित जी। बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो धाराएं होती हैं, जो मेन जो होती हैं, बाकी तो चीजें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ईमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ईमेल हैक होना। ईमेल की जो आईपीसी की धारा होती है वो 503 के तहत इंडियन पेनल कोड वो दर्ज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मानहानि होती है, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर, जैसे ट्विटर पर, फेसबुक पर किसी को भी आप आपत्तिजनक पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि मानहानि का केस आपके ऊपर लग सकता है 499 के तहत, ठीक है। इसके अलावा फर्जी इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आईपीसी की धारा 463 आपके ऊपर लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट बना करके, आपने मोस्टली देखा होगा कि वेबसाइट लोग फर्जी बना लेते हैं, उसके ऊपर आप किसी भी तरह का कंटेंट डाल करके आप जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि जॉब्स के ऑफर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं लोगों के पास, कि डाटा एंट्री की जॉब ले लीजिए या घर बैठे काम कीजिए, या आप ब्रोशर्स दे देते हैं वेबसाइट्स की साइड में, ठीक है। तो वो अगर आप इलीगल वे में अगर आप किसी भी तरीके का प्रमोट कर रहे हैं, या आप कोई भी मिस कम्युनिकेशन अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें 420 की धारा लगती है आपके ऊपर। ये चोरी में भी लगती है, बहुत सारे केसेस में 420 लगती है। तो मेन साइबर क्राइम में भी यही लगती है, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू या आप किसी भी तरीके से आप फ़ोन के थ्रू या कॉल के थ्रू अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस चीज़ में चोरी छिपे किसी की भी ईमेल आईडी या किसी के मैसेजेस पे नज़र रखना, या किसी की प्राइवेसी को आप हर्ट करते हैं, या किसी भी प्राइवेसी की आप प्राइवेसी को ब्रेक करते हैं, तो उसके अंदर जो है 463 जो मैंने अभी बताई। एक तो ये फर्जी रिकॉर्ड्स के लिए भी होती है, साथ में आप किसी के ऊपर अगर निगाह रख रहे हैं मेल्स पे या किसी भी तरीके के, अगर उसकी प्राइवेसी के ऊपर आप ब्रेक कर रहे हैं प्राइवेसी को, तो उसके ऊपर 463 लगती है। वेब जैकिंग होती है, वेब जैकिंग के ऊपर जो धारा लगती है वो 383 लगती है, ठीक है। मोस्टली अब मैं ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने देखा होगा, सेंसर बोर्ड होता है हमारा, सेंसर बोर्ड का भी काम होता है कि किसी भी तरीके की कोई मूवी है, मूवीज के अंदर भी धाराएं लगती हैं, मूवीज के गलत प्रमोशन कर रहे हैं या कोई इलीगल मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो धर्म को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के हो, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से आप, या किसी के भी मतलब मानहानि के, उसमें ये सारी धाराएं लगती चली जाती हैं। तो सेंसर बोर्ड भी ये काम करता है, सेंसर बोर्ड इन्फॉर्म करता है हमें, तो हम उन सभी चीजों के ऊपर निगाह भी रखते हैं, तो वो चीजें जाननी जरूरी है। मेन यही है कि आप जितना अवेयर रह सकते हैं उतना अवेयर रहने की कोशिश करें, ठीक है। अवेयर जितना रहेंगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि एसएमएस बॉम्बर है या व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप आज के टाइम में ऐसी चीज है कि अगर एक मैसेज अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो वो उसको 1 घंटे के अंदर ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है पूरी तरीके से। तो ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है, आप कह सकते हैं। फेसबुक के थ्रू आप पूरा मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो इन चीजों में जितना आप सिक्योर रह सकते हैं उतना सिक्योर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इनमें आप जितना अवेयर रहेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने अभी आपको धाराएं बताई थी, 66A, 66B, 66C, 66D,
ई और एफ और 67। इसमें क्या होता है कि आपको 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना जो होता है वो आपका लगता है। 1 लाख से शुरू होता है, 10 लाख तक की ये जुर्माना जाता है। ठीक है? ये के आपके डिपेंड करता है आपके क्राइम के ऊपर कि कितना बड़ा आपका क्राइम है, उसके ऊपर से आपको आपको जैसे कैद कितने साल की होनी चाहिए, उम्र कैद है या 3 साल की है मिनिमम, ठीक है? या आपके ऊपर कितने लाख का जुर्माना लगता है, वो कोर्ट तय करता है उस चीज़ के मामले में, ठीक है? बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको कभी भी कोई भी क्वेरी रहती है तो ऑब्वियसली हम सुहाग से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी डिटेल्स आपको बताते रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई आज भी हमने कई सारी क्वेरीज आप सॉल्व करी हैं, आज भी किसी का मैसेज आया था, तो वो चीज़ें हम सॉल्व करते रहते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन देते रहते हैं कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। That's it. सही सही कहा कहा मैंने है सुरजीत सुरजीत। जी? बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए है हम आप लोगों का प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। किसी के साथ भी अगर ऐसी चीज़ हो जाती है, घटना घट जाती है, फ्रॉड से इश्यू हो जाता है, तो हमसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकता है। अगर हम हेल्प हमारी जितनी हो पाएगी हम उन्हें देंगे। हम आए दिन केस सॉल्व करते रहते हैं, जैसे वर्तमान जी ने बताया कि आज भी एक केस आया था, वो भी आज हमने काफ़ी देर तक बात करी, तो अच्छा लगता है। आप हमसे बात करें। हाउ टू कॉन्टैक्ट यू पीपल, ओके। हमने कई बार बताया है सर, संजय सर आपको, काफ़ी बार हमने अपनी ऑडियंस को बताया है कि अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, इंस्टाग्राम का पेज है सुरमीत सिंह डॉट ऑफिशियल, वहाँ पे हमारी टीम हैंडल करती है, वो पेज मैं हैंडल नहीं करता। आप अपना नंबर वहाँ पे दें, अपना इश्यू बताएँ, तो टीम जो है वो मेरे से कॉल अरेंज करवाएगी। मैं संडे टू संडे, एवरी संडे 1 घंटा जितने भी हमारे पास नंबर आते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो वेबसाइट जनरेट से क्वेरी हो, चाहे वो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जनरेट क्वेरी हो, चाहे वो किसी आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई क्राइम हो गया, उससे रिलेटेड हो, या एथिकल हैकिंग में कैसे करियर बनाएँ, उससे रिलेटेड हो, ये सारी की सारी क्वेरीज़ का जवाब मैं एवरी संडे 1 घंटे का टाइम निकाल के देता हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें। आपकी क्वेरी को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी टीम जो है, ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। अब समय हो चला है, आप लोगों से बात करने का 6:30 हो गया है। कल प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग का सिलसिला। 6:30 हो गए हैं, आप वन बाय वन करके अपने-अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक बार उससे पहले अब मैं वर्तमान सर से पूछ लेता हूँ कि सर आपको कोई और अगर धाराएँ बतानी हैं या कुछ बताना है तो आप बताइए, अदरवाइज़ हम Q&A का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सुरमीत जी। सुरमीत जी, मेन ये है कि इसमें क्या होता है कि धाराएँ अभी जिस तरीके से अपग्रेड हम होते चले जा रहे हैं, वैसे ही धाराएँ भी बढ़ती चली जाएँगी। अभी के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी धाराएँ नहीं है, अभी इतना ही है, जितना है नॉर्मल। इसके अलावा जो भी अपडेशन आती रहेगी वो आपको हमारे थ्रू मिलती रहेगी या न्यूज़ मीडिया के थ्रू मिलती रहेगी। वो चीज़ें आप बस ये है कि अपना अवेयरनेस ना खोएँ, किसी भी तरीके की अवेयरनेस रखें अपनी, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनके मैं कोशिश करूँगा जवाब दे पाऊँ। सुमीत जी हैं मेरे साथ, वो भी जवाब देंगे। आप अपने क्वेश्चन्स प्लीज़ आप अपने चैट बॉक्स में डालिए। How to get all the on Google? Is it possible that on a phone call or several minutes of taking a stranger can lose several money bank account? Okay, no. इट्स नॉट पॉसिबल अजय अग्रवाल जी, अगर कोई आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है कुछ मिनट तक, तो वो आपके बैंक से मनी अकाउंट नहीं निकाल सकता जब तक आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन ना दें या वो आपको फ़िशिंग अटैक के थ्रू कोई लिंक देता है, आप उस पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे, तो सिर्फ़ फ़ोन कॉल चल रहा है, उससे आपके बैंक का अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। But difference between cracking and hacking account and आप एक-एक करके क्वेश्चन उठाएँ वर्तमान जी, जो आपको वेरिएबल लगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक-एक करके हम बिल्कुल बिल्कुल कंसीडर मैं बता करेंगे। देता हूँ। तो टर्म्स की कितनी वैल्यू है एथिकल हैकिंग में? लिसन, टर्म्स
जैसे कि टर्म्स हम बोलते हैं मोबाइल टर्म में, ठीक है। हम मोबाइल, मैं आपको लेमैन एग्जांपल देके समझाता हूँ टर्म्स के बारे में। हम लैपटॉप में विंडो डालते हैं, तो वो हो गया, विंडो जो है वो लैपटॉप का प्लेटफॉर्म है। वैसे ही एंड्रॉयड जो है वो फ़ोन का प्लेटफॉर्म है, और आईएसओ जो है, आईओएस जो है वो एप्पल का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, मतलब प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ही टर्मक्स जो है वो एंड्रॉयड पे चलता है और लिनक्स में टर्मिनल चलता है। और वैसे ही जैसे शेल कमांड हो गई या सीएमडी हो गया, वो विंडो में चलता है। सो बस इतना ही डिफरेंट है। टर्मक्स की उतनी ही वैल्यू है जितनी लिनक्स की है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, टर्मक्स की वैल्यू इथिकल हैकिंग में है। टर्मक्स से ज़्यादा बड़ा प्रेफर मैं दूंगा टर्मिनल को, क्योंकि टर्मक्स मोबाइल में होता है। आप उसको लिनक्स में भी डाल सकते हो, बट टर्मक्स एंड टर्मिनल इज द सेम थिंग, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। फिजिकल हैकिंग शुरू करने से पहले आपको नेटवर्किंग और आपको ओएसआई लेयर, है ना, टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड इशू आता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको स्टार्टिंग नेटवर्किंग से ही करनी पड़ेगी, ओएसआई लेयर से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हर एक टेक्नोलॉजी जो है वो इन 7 ओएसआई लेयर पे ही काम करती है। मैंने पहले भी बताया था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, ये इन जैसी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी की सारी जो है ओएसआई प्लेटफ़ॉर्म ओएसआई लेयर पे काम करती है। तो फर्स्ट यू हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट द नेटवर्किंग। ओके, एक 11th क्लास का स्टूडेंट है, अमीनुल अली। ये कह रहे हैं कि डेटा सेंटर, देखो बहुत सारे लोगों की ना क्वेरी आती है कि हाउ वी कैन जॉइन, लाइक वो जॉब कैसे करें डेटा सेंटर में। अगर आप गूगल पे डेटा सेंटर डालोगे, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज डेटा सेंटर एग्जैक्टली। डेटा सेंटर क्या होता है कि मैंने कल भी बताया था, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, उनके सर्वर्स वहाँ पे स्टोर होते हैं। उनकी डेटा सेंटर में एक जॉब नहीं होती, देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग इन डेटा सेंटर, है ना। तो डेटा सेंटर में जाने के लिए देयर इज एन नंबर ऑफ वे। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वो सर्वर्स की इंस्टॉलेशन, ठीक है, वो हार्डवेयर पार्ट में आती है। फिर उनकी नेटवर्किंग, नेटवर्क पार्ट में आती है। फिर उनकी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी पार्ट में आती है। फिर उनकी मॉनिटरिंग करना कि उसके अंदर एप्लीकेशन है, ऐप है, डीबी है, डाटाबेस है। ऐप अगर डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, कोई अगर एप्लीकेशन बना के रखा है, या यहाँ पे कोई डिजास्टर हो जाए तो इसका डीआर कहीं दूसरे एरिया में है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। 2-3 मिनट में मैं नहीं बता सकता, बस मैं इतना बताऊंगा कि डेटा सेंटर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एक तरीके की जॉब नहीं है, देयर इज एन नंबर ऑफ जॉब इन डेटा सेंटर, है ना। मॉनिटरिंग की जॉब मैंने आपको बता दी। बैकअप बैकअप स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। बैकअप में भी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पेन ड्राइव लगाए, कॉपी पेस्ट किया और बैकअप ले लिया, नो। देयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑनलाइन, कई सारे फ्री बैकअप टूल्स आते हैं, है ना। नॉर्टन का बहुत अच्छा एक पावरफुल टूल है, घोस्ट बैकअप करके, घोस्ट करके। और आपका माइक्रोसॉफ्ट का है वीम बैकअप, है ना। कॉमवोल्ट हो गया, इक्रोनिक्स हो गया, आइडेरा, अर्बन सॉफ्ट हो गया। इस तरीके की कई बैकअप टूल है। फिर मॉनिटरिंग में आपका कैटी आ गया, जैबिक्स आ गया, है ना। तो आप उसमें भी कई अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। सिर्फ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करने वालों का ही 25-30 लाख का पैकेजेस होता है। और डाटा सेंटर में आपको अगर जाना है तो यूजर्स स्ट्रॉन्ग योर हार्डवेयर थिंग एंड नेटवर्किंग थिंग। इसमें सर एक पूछ रहे हैं कि सर कोई अच्छी बुक है नेटवर्किंग के लिए फॉर बिगनर? अच्छी बुक तो सारी ही हैं, क्योंकि सभी जो है वो ओएसएल लेयर के बारे में बताते हैं, और ये सारी
बुक देखो कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती है, सारी ही बुक अच्छी होती हैं, बस ऑथर अलग-अलग होते हैं, उनके तरीके अलग-अलग होते हैं। तो उसी तरीके से आपको बताया था, बुक मेरे हिसाब से सारी अच्छी है। मैंने कम से कम लाइक यू कैन कंसीडर 400-500 से ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी हैं और मेरे पास भी पड़ी हुई हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के चलते हमारा एजुकेशन सेंटर जो है वो अभी क्लोज़्ड है। जब ये पैंडेमिक सिचुएशन सुधर जाएगी, आई होप, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो, सेंटर ओपन हो, तो आप जब लोग आएँगे तब आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं, हमने एक छोटा-सा एक लाइब्रेरी पार्ट भी है, वहाँ पे आप बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं और उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसे फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं या आप अपने नोटपैड पे रिटन डाउन कर सकते हैं। क्योंकि कौन-सी बुक में कब कौन-सी लाइन ऐसी मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर एक चीज़ पढ़ो, कोई ऑथर बुरा नहीं होता, आपको मुझसे सीखना है, किसी और से सीखना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो बुक मैं कोई पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं करूँगा कि हाँ, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। मेरे हिसाब से सारी बुक एक अमनदीप जी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। सर, कोई एंड्रॉयड ऐप में जो हैकर अनडिटेक्टेबल पेलोड बाइंड कर देता है, जो प्ले प्रोटेक्ट भी नहीं है, डिटेक्ट कर इसमें डिटेक्ट कर पाता है, उससे हम कैसे मैनुअली डिटेक्ट करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये अटैक्स कइयों के साथ हुए हैं। पेलोड इंजेक्ट हो जाता है और पता नहीं चलता, तो इसका एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पहले तो मैंने कई इवन मैं बोलना चाहूँगा, मैंने वर्तमान का भी फ़ोन कई बार चलाया है। तो जैसे वर्तमान हो गया और हमारे जितने भी कलीग्स हैं, ये ना बैकएंड में अपनी एप्लीकेशन बंद नहीं करते। ये सोचते हैं कि हमें वो जो साइड में एक बटन होता है उसे दबाते तो जितनी भी प्रोसेस में चल रही होती है ऐप वो दिख जाती है। तो मेरा ये कंसीडर करना है कि आप वो सारी ऐप बंद करें, उसको बैकएंड में मत चलाएँ। ये जितने भी पेलोड इंजेक्शन होते हैं ना, ये इसी कारण होते हैं क्योंकि बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है और हैकर को पेलोड इंजेक्ट करने के लिए आपका कोई ना कोई प्रोसेस चालू होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोसेस चालू नहीं होगा, तो वो पेलोड इंजेक्ट नहीं कर सकता। तो आपकी ही गलती के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो कहूँगा और कंसीडर भी करूँगा शायद आपकी गलती नहीं भी है क्योंकि आपको ये चीज़ें पता नहीं है। आप ये देखना चाहते हो प्रैक्टिकल तो हम आने वाले हमारे कई सेशंस होते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पता लग जाएगा। हम इस चीज़ को भी रखेंगे कि हम आपको बताएँ कि अगर आपने बैकएंड में चीज़ें चला रखी हैं और वो आपने बंद नहीं करी हैं, तो वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए मैं तो अपनी मोबाइल की सारी एप्लीकेशन मोबाइल जब मैं लॉक करता हूँ या मैं रखता हूँ चार्जिंग पे, तो पीछे की बैकएंड की सारी ऐप बंद होती है और आप उसे कैसे डिटेक्ट कर पाएँ, मैं बताता हूँ। आप उसका प्रोसेस देखो एक टूल उसमें मतलब इनबिल्ट ही आता है सेटिंग में, जाके आप उसका जैसे हर विंडो में टास्क मैनेजर होता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखती है कि आपका प्रोसेस कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, वैसे ही मोबाइल में भी होता है। अगर आपकी रैम यूटिलाइज़ेशन अनयूजुअल कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐप चल रही है और वो रैम खा रहा है, बहुत ज़्यादा चल रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उसको तुरंत उसी टाइम फॉर्मेट करें या बंद करें। और वर्तमान जी वशिष्ठ जी का एक क्वेश्चन है, वो प्लीज़ आप एक बार पुट करें। एक नवीन गोस्वामी जी का क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर इफेक्टिव इन एथिकल हैकिंग? सॉरी? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर इफेक्टिव इन एथिकल हैकिंग? देखो मैंने कई बार बताया है, लैंग्वेज अलग होता है, स्क्रिप्टिंग अलग होती है, तो देयर इज़ 2 थिंग लैंग स्क्रिप्टिंग एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं कंसीडर करूँगा पाइथन को, स्क्रिप्टिंग मैं कंसीडर करूँगा बैश को। ओके, वशीष जी कहते हैं सर इफ समवन इज सेंडिंग मैसेज फ्रॉम माय व्हाट्सएप नंबर आई डोंट नो अबाउट हिम दैट व्हाट शुड आई डू? अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे और आपको नहीं पता वो कौन है, तो आप उसे कंसीडर मत करो मेरे हिसाब से। अगर आपको पता करना है देयर इज़ एन नंबर ऑफ ऐप, ट्रूकॉलर ऐप और एक हमारी मतलब एक बहुत अच्छी ऐप है जो अननोन यूज़र के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल देती है, वो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके हम आपको बताएँगे, आप पता कर सकते हैं। दूसरा है आप एक बार क्वेश्चन करेंगे?
एक राहुल शर्मा का अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वर्तमान। सर ऑनलाइन लोन में एडुकेरा की पार्टनर कंपनी है जो लोन देती है। ओके, लोन का ना प्रोस्पेक्टस है क्या एक अलग हो जाता है। आप किसी से उधार मांग रहे हो, आप लोन ले रहे हो, ऑब्वियसली आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन अगर वो अननेसेसरी डिटेल मांग रहे हैं, आपके 16 डिजिट मांग रहे हैं, आपके सीवीवी चीजें मांग रहे हैं, या वो बोलते हैं कुछ ओटीपी आया है वो बता, तो वो गलत है। लोन के लिए तो जो लोन में जो मांग रहे हैं, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ या कुछ गारंटी, तो वो चीज़ तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर अननेसेसरी वो चीज़ें मांगते हैं जो आपको लगता है कि नहीं ओटीपी नहीं देना चाहिए, है ना, 6 डिजिट नंबर नहीं देने चाहिए, तो आप वो चीज़ आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। where the hackers who stolen amount। मैं वर्तमान एक न्यूज़ चलवा या एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय अग्रवाल जी का। मैं बताता हूँ आपको, बैंक हैकिंग होती है। तो हमारा ये सीएच का जो कोर्स है ना, हम उसमें मतलब खाते तो नहीं है, पर हाँ एक डेमोस्ट्रेशन जरूर देते हैं। हैकर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, काफी पुराना किस्सा हो गया ये, आज से 15 साल या 10 साल पुराना। मैं बैंक का नाम भी नहीं लूंगा। एक सज्जन थे, उन उन सज्जन की आदत थी जब भी वो बैंक में एंट्री करवाते थे तो वो अमाउंट एक डायरी में लिख लेते। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन एंट्री करवा के आए, तो अब आजकल तो मेरे को लगता नहीं कि लोग ज़्यादा एंट्री करवाते होंगे अपनी पासबुक की, बट आपको करवानी चाहिए। तो 10-15 साल पुरानी बात है, ध्यान से सुनना, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पुट अप करना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने अमाउंट मिलाया, उन्होंने देखा उनके घर में सेम बैंक में 3 अकाउंट होते थे। उन्होंने देखा कि हर एक अकाउंट से एक-एक पैसा गायब है। फिर उन्होंने अपने आस-पड़ोस में पूछा, "आपका इस बैंक में अकाउंट है?" उन्होंने बोला, "हाँ है।" उन्होंने बोला, "एंट्री करवा के आओ।" वो एंट्री करवा के आए, देखा, तो उनसे भी एक-एक पैसा जो डेसिमल के बाद का जो अमाउंट होता है, पैसा जो हम गौर नहीं करते, जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो पैसा, एक-एक पैसा गायब था। फिर उस मैनेजर को रिपोर्ट करी, बैंक में जाके उन्होंने जब चेक किया, तो उस बैंक के अकाउंट में हर हर अकाउंट जिनका भी वो खाता खुला है, एक-एक पैसा, 1-1 पैसा सबसे गायब। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है, बट ऐसा होता है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पुट अप किया कि अजय अग्रवाल जी, वेयर द हैकर स्टोर दी स्टोलन अमाउंट, तो इनका एक अलग से एक वर्चुअल आप कंसीडर, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का कोई ट्रेसेबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो हैकर ये सारी चीज़ें करने से पहले ओपन सोर्स में बहुत चैंपियन होते हैं ना, हम भी ओपन सोर्स का कोर्स करवाते हैं। ओपन सोर्स मैंने कल भी बताया था, ओपन मतलब खुला, सोर्स मतलब मैदान, खुला मैदान। ओपन सोर्स में कई सारी चीज़ें वो डेवलप करते हैं, एक डेटाबेस अपना डेवलप करते हैं। फिर जब वो आपके किसी डेटाबेस के अंदर एंटर होते हैं, तो आप जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है तो उनके लॉग्स जनरेट होते हैं। हैकर हैकर आर वेरी क्लेवर, वो अपने लॉग्स वगैरह डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, या गलत लॉग्स, जैसे लेट्स सपोज कई तरीके के होते हैं, एन नंबर ऑफ, लेट्स सपोज मैं अपने फ्रेंड के घर गया, मैंने उसका अ, अपने पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम बना लिया कि ये पेन ड्राइव कहीं भी अगर मैं डिटैच करूँ तो जो भी एक्टिविटी हो उसकी एक लॉग बन जाए। जैसे लेट्स सपोज मैं वर्तमान के पास आया, मैंने कहा वर्तमान यार ये मूवी ले लो या मुझे दे दो, तो मैंने उस पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो इसे नहीं पता, वो मैंने हाइड कराया हुआ है। तो जब भी आप पेन ड्राइव फॉर्मेट करो तो एक थोड़ा सा स्पेस बच ही जाता है, ठीक है, एक हल्का सा, वो पेन ड्राइव खुद का स्पेस लेती है। तो 1 या 2 केबी की फाइल आती है। तो जब भी आप खाली पेन ड्राइव लगाते हो तो उसमें हल्का सा स्पेस आपको दिखता है। तो आप कहते हो यार ये हल्का सा इसके लिए है, वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खाली पेन ड्राइव को भी अनहाइड करके देखना चाहिए कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कहीं कोई फाइल वगैरह तो नहीं है। तो मैं बता रहा था, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने एक फाइल बनाई और वर्तमान के लैपटॉप में लगा दी। तो मूवी ले ली या मूवी मैंने दे दी, कोई भी मैंने डाटा एक्सचेंज कर लिया, या फिर मैं भूल गया, तो जितनी देर उनका लैपटॉप या डेस्कटॉप चलता रहेगा, वो फाइल, वो प्रोग्राम क्या करेगी, लॉग्स जनरेट करेगी। अब मैंने मूवी ले ली, अब इनको मेरी पेन ड्राइव में स्पेस दिखा कि हाँ इन्होंने मूवी दी है, तो पेन ड्राइव का स्पेस थोड़ा भर गया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता उसके साथ साथ जितनी देर वो पेन ड्राइव लगी रहेगी इनके लॉग्स बनते रहेंगे और मेरे पास आते रहेंगे। फिर मैं घर आके वो लॉग्स जो इनके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मैक एड्रेस और हार्डवेयर की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने उस प्रोग्राम फाइल में निकाली है,
जब मैं उसे कहीं और अटैक करूँगा या हैकर कहीं और अटैक करता है, तो इनकी डिटेल वो वहाँ छोड़ आएगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देयर इज़ एन नंबर ऑफ थिंग। अब ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, अब ये सारी चीज़ें इसमें बहुत टाइम लगता है। ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ये आपकी इमेजिनेशन से परे है। तो ये सारी चीज़ें एक रियल हैकिंग और एथिकल हैकिंग में होती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो है मतलब बताते हैं, इनका हल्का-हल्का बेसिस बताते हैं। हमारा खुद का कोर्स है या आप हमें बता सकते हो कि आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। आप हमें बार-बार क्यों मैं अपनी प्रमोशन करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि आपका भला कर सकूँ। और जिन लोगों को पता है, जो लोग सेशन देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं, उनको पता है, उनको जवाब मिल रहा है। उनको मालूम है कि हम हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉलो करो। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लेता हूँ। तो अजय अग्रवाल जी, आई होप मैं आपका क्वेरी जो है आपकी सॉल्व करी होगी मैंने अच्छे तरीके से। अगर करी है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे बता दें। थैंक यू सो मच अजय जी। आप एक बार हमें फॉलो कर लें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ओके। सर, ओपन वाईफाई में स्नीपिंग होती है, हाँ। प्राइवेट ओपन वाई पहली बात ना, ये जितने भी ओपन वाईफाई होते हैं आपको यूज ही क्यों करना है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। जब हम सबको पता है कि जब ज़्यादा खतरनाक होता है, लेट्स सपोज जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, है ना? या किसी रेस्टोरेंट में गए, अगर आप किसी ऐसे में जा रहे हो या कोई टिकट नहीं है तो समझ आता है। पर आप अपना ये जो दुनिया है ना, ये किसी भरोसे की नहीं है। मैं सही मायने में ओपन एनवायरनमेंट मत यूज करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप लेट्स सपोज आपको फ्री वाईफाई मिला, आपने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करके आपके घर से कॉल आ गया कि आपको बिजली का बिल पे करना है, पानी का पे करना है। पे करने के लिए आप जीपे या कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगाओगे। जैसे ही आपने लगाए और ओपन वाईफाई पे कभी भी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेमेंट वाली एक्टिविटी ना भूल के भी ओपन या फ्री वाईफाई पे मत करना प्लीज। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। ओके। ब्लूटूथ से हैकिंग कैसे होती है? ब्लूटूथ से क्या, एनएफसी से भी होती है। ये आप थोड़ा समझ जाओगे, यूट्यूब पे जाओ राव साहब, एनएफसी का पूरा उसमें ट्यूटोरियल है। ब्लूटूथ से भी हैकिंग वैसे ही होती है जैसे एनएफसी से होती है। बोथ आर द सेम, बोथ आर लाइक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। Okay. What's to learn Python advanced programming like Socket? How can I do? You guys are provide training on this. Yes. Python के हमारे पास 3 है। फर्स्ट है बेसिक, सेकंड है बिगिनर, थर्ड है एडवांस। पाइथन कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा, यूट्यूब पे आ जाएगा। जो हमारे साथ मयंक साका जुड़े थे, ही इज द बेस्टेस्ट प्रोग्रामर। वो पाइथन ये समझ लो उन्होंने घोल के पी लिया है। तो पाइथन वो आपको चैंपियन बना सकते हैं। पाइथन का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ का है। वो आपको 2 महीने में भी करवा देंगे। पर मतलब आप ये लगा के चलो कि जो बेसिक है वो 2 मंथ का है, एडवांस जो है वो 4 मंथ का है। और यूट्यूब का लिंक जो है एमडी जी ने मुझे भेजा है मैसेज। एमडी जी, आप यूट्यूब पे सोहांग एजुकेशन लिखिए, मैं टाइप कर देता हूँ सोहांग एजुकेशन। वर्तमान जी प्लीज़ आप इसमें हेल्प करें मेरी। तो आप यूट्यूब का लिंक आपको मैंने दे दिया है। और कोई क्वेश्चन? एनएफसी के ट्यूटोरियल कहाँ से देखें? एनएफसी का ट्यूटोरियल आप गूगल पे देख सकते हो, नहीं तो हमने भी अपलोड किया है, वहाँ से देख सकते हो, हमसे सीख सकते हो। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। इस पे भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। एनीवन एल्स, किसी और के क्वेश्चन हैं या मैं डॉक्टर वीके सर, डीपी सर को इनवाइट करूं? आपने कहाँ अपलोड किए? शौर्य गुप्ता फिर मिल जाए। सर, मैं अकबर मेरे फ्रेंड की वेबसाइट हैक करने के लिए बोला और जब मैंने उस वेबसाइट हैक किया तो उसमें पुलिस केस कर दिया। सर प्लीज़ उसकी धाराएं बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, अगर आपको किसी की बग बाउंटिंग करनी है, पैना टेस्टिंग करनी है, या किसी कोई जैसे इन्होंने अमीनुल अली ने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला वेबसाइट हैक करने के लिए, और जब हैक कर दी तो उन पे केस कर दिया। पहली बात, मैंने बोला अभी इसी सेशन में कि ये दुनिया भरोसे की नहीं है। अगर आपका अपना भी कोई आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, आप उसे ऑन रिटर्न लो, ईमेल पे लो कि यार बस एक ईमेल लिख दे कि तू ये चाह रहा है तो मैं कर देता हूँ। जैसे अमीनुल अली, आप बता रहे हो कि आपके दोस्त ने आपको बोला और आपने वो चीज़ करी,
तो डियर आपको उससे रिटर्न में प्रूफ लेना चाहिए था। तो अब उसकी जो धारा है वो वर्तमान सर ने बता दी है ऑलरेडी, वो आप रिकॉर्डिंग सेशन में सुन सकते हैं। ओके। इंटरनेट, अरे इंटरनेट कुछ नहीं है। इंटरनेट के बारे में बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ एक गेटवे है हमें बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए। और इंटरनेट जो है वो हमारा, जैसे लेट्स सपोज मेरा ऑफिस है या मेरा घर है, मेरे घर में अगर 20 या 30 सेशन सिस्टम है, लैपटॉप है, जो उनका आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, या मैंने एक प्राइवेट इंटरनेट बनाया है जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेरे पर्टिकुलर जो सिस्टम है वही उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, वो इंटरनेट है। That's it। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे प्राइवेटली बात कर सकते हैं। Okay. Anyone else? Thanks for wonderful webinar. Thank you so much, Shaurya Gupta. Thank you so much, Pritom. Thank you so much, Baljit Kaur. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. आई होप डीपी सर को बुलाने का टाइम हो गया है। अगर डीपी सर मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज एक बार ज्वाइन करें डीपी सर। जब तक डीपी सर ज्वाइन नहीं करते हैं, आप कुछ रितिका श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। देखो, पता है क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी नॉलेज किसी के काम आती है ना। और मैंने ये सब जब मैं था ना 6-7 में, हमारा भी ये था कि हम कैसे इस चीज़ में आए, और जब खुद आए हैं घिस घिस के मेहनत करके, तो मैं और मेरी टीम ने यही सोचा है, ये स्वांग एजुकेशन ओपन करने का यही एक मेन रीज़न था कि आप लोगों तक पता चले। कई फ्रॉड है ना, आप पढ़ाने में भी आजकल फ्रॉड ही फ्रॉड चल रहा है। तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं, है ना। कोई भी आपको बोलता है कि मैं पढ़ा देता हूँ, मैं ये करा देता हूँ, वो करा देता हूँ, तो आप पहले उसकी सर्टिफिकेशन चेक करो कि वो उतना कैपेबल है भी या नहीं। ओके। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जब तक डीपी सर नहीं आते हैं। सर, आई हैव विंडो इन माई लैपटॉप नाउ, स्टार्ट हैकिंग, हाउ शुड आई इंस्टॉल काली लिनक्स। यार, मैंने आपको कितनी बार बताई है ये चीज़। आप पहले उबंटू से ट्राई करो, सेंटोस पे ट्राई करो। अगर आप हमारे पास कोर्स ज्वाइन करोगे ना, हम आपको उबंटू ही कराएंगे। पहले दिन हम आपको तलवार नहीं पकड़ा देंगे, पहले दिन हम आपको खाली हाथ से मूव करना बताएंगे, ऐसे मूव करो। फिर हम आपको डंडी पकड़ाएंगे, डंडी से मूव करो। उसके बाद हम आपको तलवार पकड़ाएंगे, और पहले खुंडी तलवार पकड़ाएंगे जिसमें धार ना हो। तो ये टाइम लगता है। आपने सीधा और सीधा डायरेक्ट खाली पे आप तलवार ले लिए और शुरू हो गए, नहीं। पहले आप खाली हाथ से मूव करो, है ना, उबंटू डालो, सेंटोस डालो, लिनक्स की चीजें, बूटअप सिस्टम समझो, उसके बाद ये चीजें करो, अच्छा लगेगा। ओके। एक क्वेश्चन और था सुमित जी मेरा, बच्चों ने भी पूछा था कि जूम ऐप को लेकर के और चाइनीज ऐप को लेकर के आप क्या बता सकते हैं, कैसा है ये, अभी क्या चल रहा है? इस देश में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, बस हाँ ये बोल सकता हूँ कि जूम ऐप इज नॉट सिक्योर। ये हमारी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, न्यूज़ चैनल में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है कि जूम ऐप यूज़ ना करें। उसके बाद भी दुनिया जूम ऐप यूज़ कर रही है, तो फिर भगवान ही मालिक है। सो मच। फिर से कल का सेशन फिर से मिस मत करना, क्योंकि एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल। तो पहला दिन मुझे अच्छे से याद है, थ्योरी था। दूसरे दिन मैंने सेशन लिया, वर्तमान ने मयंक ने सेशन लिया, है ना, एस7 के बारे में और एनएफसी के बारे में बताया। आज वर्तमान जी ने धाराओं के बारे में बताया, है ना। मैंने भी आपके साथ काफ़ी इंटरेक्शन किया है। मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, ढंग से रेस्ट नहीं ले पाया। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, चाहे मैं रेस्ट ना ले पाऊँ। बहुत अच्छा लगता है। कल दीपांशु सर के साथ मुलाकात होगी, मिस्टर दीपांशु सिंह, वन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। कल वो आपको बताएंगे डार्क वेब के बारे में, सीक्वल अटैक के बारे में, और आपको कैट रैट के बारे में भी बता सकते हैं। ये एक पेलोड होता है, आप एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप डालते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका फ्रंट कैम, वेब कैम, है ना, पीछे वाला कैमरा, है ना, फ्रंट और बैक कैम, दोनों कैम आपके हैक हो सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें हम कल के सेशन में करेंगे। राव साहब, सर वन क्वेश्चन। हाँ जी, पूछो पूछो, जल्दी पूछो, क्योंकि 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर, रियल वर्कशॉप
कब रियल वर्कशॉप शुरू? देखो वर्क वही है ना, पैंडेमिक सिचुएशन है, जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है हम वर्कशॉप चालू करेंगे। हमारी वर्कशॉप हम रखेंगे, एक छोटी-सी पेड वर्कशॉप रखेंगे जिसमें 50 टू 100 मिनिमल अमाउंट रहेगा। और अगर आप फ्री की वर्कशॉप चाहते हैं तो अपने कॉलेजेस में हमें इनवाइट कर सकते हैं। हम कॉलेज में आने का एक भी पैसा नहीं लेते और हैकाथॉन का एक भी पैसा नहीं लेते। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्कशॉप के कोई चार्जेस नहीं है। हम अगर अगर हमारे नाम से भी कोई चार्जेस लेता है तो प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें। हम ऐसे चार्जेस नहीं लेते, हम बहुत ही कम चार्जेस लेते हैं। हम सिर्फ या तो अगर हम खुद वर्कशॉप करा रहे हैं या हमें कहीं से स्पॉन्सर नहीं मिला है तो हम नॉमिनल एंट्री चार्जेस रखेंगे 20, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और हम चार्जेस सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज़ के लेते हैं, बाकी सब कुछ फ्री रहता है। तो हम पैसे में बिलीव नहीं करते, प्यार में करते हैं और प्यार आपका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार दें। प्लीज़ फॉलो करें, अनफॉलो ना करें, बहुत दुःख होगा। तो आई होप आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं एक बार डीपी सर को इनवाइट कर लेता हूँ, तब तक वर्तमान जी आपसे जो है इंटरेक्शन करेंगे। वर्तमान जी प्लीज़ आप उनसे बात करिए, हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस है। यस यस यस, बिल्कुल, बहुत प्यारी है, तो ऑडियंस है ही है अपनी, ऑब्वियसली। तो इसमें यही है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपका लॉ के रिगार्डिंग रहता है तो सबसे पहले अवेयर आपको रहना होता है। अवेयर जितना आप रहेंगे किसी भी हैकिंग अटेम्प्ट से पहले, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जो हमारी आर्मी है, डिफेंस है, ऑब्वियसली सभी चैनल्स लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से इंटरप्ट करके इन सभी चीज़ों में कई लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि हम डिफेंस में कैसे जा सकते हैं या डिफेंस में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी या इसके थ्रू। तो मिनिमम यही है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस वो काउंट करते हैं, मिनिमम 5 इयर्स का। तो वो चीज़ें आप अपना जितना ज़्यादा आप अपना एक्सपीरियंस रखेंगे साइबर सिक्योरिटी का या आप एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट्स होंगे तो उस चीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। एक सर आपके लिए क्वेश्चन आया है, सर आई वांट टू लर्न SS7 टेक्नोलॉजी। सुरमीत जी आप सुन पा रहे हैं? एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, आई वांट टू लर्न SS7 टेक्नोलॉजी, व्हाट टू डू? सर कितनी बार बताऊँ, आप हमें ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, आप हम आपको सिखाएँगे सारी चीज़ें। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपी सर। डीपी सर ये सेशन आपको हैंड ओवर करता हूँ। सारी क्वेरी और सारी धाराएँ आज हमने बताई हैं। अगर डीपी सर मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ सेशन को आगे बढ़ाएँ। यशवंत सर बहुत-बहुत वेलकम है आपका एक बार फिर से। आज हमने धाराओं के बारे में बताया और अपनी ऑडियंस से जो है कम्युनिकेशन किया है। ऑडियंस बहुत आज खुश हैं। कल हम जो है फिर से ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल लेकर आएँगे। कल हमारे साथ फिर से प्रैक्टिकल रहेगा। तो मैं अब सेशन जो है यशवंत सर को हैंड ओवर करता हूँ। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी सुनने वाले और हमारे जो फैकल्टीज हैं। हमारे सुरमीत जी तो बहुत ही मैच्योर तरीके से सबको समझाते हैं और ऐसे लोग बहुत होने चाहिए हमारे इंडिया में, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और वर्तमान जी तो एडवोकेट है ऐसे लगता है, क्योंकि ये धाराएं पढ़ना और उसको अपडेट रखना ये बहुत जरूरी है। तो वर्तमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो साइबर सिक्योरिटी जो सीरीज चल रही है ये सबको बहुत ही लाभदायक चल रही है और ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे बाकी जो है मेंबर दीपांशु शायद आज नहीं जुड़े होंगे और मयंक जी भी शायद आज नहीं होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांशु जी पैनलिस्ट हैं यशवंत जी। अच्छा, दीपांशु जी जैन, अच्छा 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 जी जी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सोहांग एजुकेशन और फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और हमारे डॉक्टर डीपी सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय। जी आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद कल फिर मिलेंगे इसी टाइम और कल फिर मिलेंगे सर नए फन के साथ और नए फंडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।